विहान का गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, जिसे देखने के बाद अनिका भी सरप्राइज थी। लेकिन अनिका ने विहान को रोकने या फिर शांत करने की कोई कोशिश नहीं की। शायद वो भी इस तमाशे को एंजॉय करना चाहती थी। नक्श ने पहले तो अनिका के सामने विहान का भांडा फोड़ा और उसे पूरी तरह से एम्बैरेस किया। उसके बाद नक्श ने अपनी ही बीवी को सलाह भी दे डाली, जो पिछले 2.5 सालों में उसने पहले कभी नहीं दी। लेकिन अनिका की खरी खोटी सुनने के बाद अब नक्श कोई बात नहीं करना चाहता। यही वजह थी कि उसने विहान की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। नक्श का ये एटीट्यूड विहान से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी चाल बढ़ाते हुए नक्श का पीछा किया। और इससे पहले कि नक्श लिफ्ट में जाता, विहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अबे भाग कहाँ रहा है? तुझे सुनाई नहीं देता? मैं कब से तुझे आवाज दे रहा हूं, बहरा है क्या? विहान नक्श के ठीक सामने था और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। नक्श ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह नहीं था कि नक्श डर गया था। वैसे भी अब नक्श को किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि नक्श अभी भी शांत था, इसलिए विहान को बोलने का एक और मौका मिला। तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक कैसे उड़ाया? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर तू खुद को भी बेच देगा ना, तब भी उस हार को नहीं खरीद पाएगा। पड़ा है, बात करता है। और दूसरी बात, तुझे तेरी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। 0, डब्बा गोल। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगे तो बोलना जरूरी हो जाता है। नक्श ने अपनी उंगली उठाई और पीछे की ओर इशारा करते हुए बोलना शुरू किया। पहली बात, ये जो पीछे खड़ी है ना, ये मेरी बीवी है, तो अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुम जैसे इंसान से हीरे का हार लेने की जरूरत नहीं है। मैं उसे लाकर दे सकता हूं, इसलिए अपना ढोंगी दिखावा बंद करो। ये कहकर नक्श ने अपनी एक नजर पीछे की ओर घुमाई और अनिका को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, और हाँ, तीसरी बात, अगर जेब में नोट ना हो तो चिल्लर बजाकर दिखावा नहीं करते। नक्श ने विहान को अपने स्वैग के दर्शन करवा दिया। इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू धकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। नक्श के वहां से जाने के बाद कुछ देर तक विहान वहीं खड़ा रहा, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद वहां रुकने का कोई सेंस नहीं था। इससे पहले कि अनिका विहान से कुछ कहती, विहान ने तुरंत ही लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट के अंदर चला गया। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। ये अंजी कॉर्पोरेशन का ऑफिस था, जिसकी चेयरमैन अनिका थी। अपने कैबिन में जाने के बाद अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे। वो मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या करें, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसे विहान मिला और जब उसकी दोस्ती विहान से हुई, तब जाकर उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है। और बस यहाँ से अनिका ने विहान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। और आज विहान ना सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है, बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी है। और विहान की वजह से ही अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही बेयर करता है और अनिका को इसकी बहुत जरूरत भी है। अनिका का विहान से दोस्ती करना कोई आसान काम नहीं था। कितने पापड़ बेलने के बाद वो उसके करीब आए। सब ठीक चल रहा है, सब कुछ अनिका के प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन नक्श ने आकर आज सब कुछ बिगाड़ दिया। क्या जरूरत थी उसे विहान को ऐसा कुछ कहने की? हार भले ही नकली था, लेकिन ये सब कहकर उसका ईगो हर्ट करने की क्या जरूरत थी? अब पता नहीं वो उसकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा या नहीं। अब अनिका उसे कैसे मनाएगी? अगर गलती से उसने अपना पैसा रिटर्न करने के लिए कहा तो अंजी कॉर्पोरेशन तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? जावेरी खानदान को कौन संभालेगा? ये सोचते सोचते अनिका को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। असल में गलती उसी की है। वो क्यों नक्श को उन दोनों के बीच में लाई? क्या जरूरत थी नक्श को ऑफिस साथ लाने की? अगर वो आज नक्श को अपने साथ नहीं लेकर आती तो अभी विहान उसके साथ बैठा होता। अंजी कॉर्पोरेशन के ऑफिस के बाहर आकर
नक्श काफी खुला खुला महसूस कर रहा था और नक्श इस शुरुआत को बरकरार रखना चाहता था। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा और जब उसने स्क्रीन पर अपने दादाजी का नाम देखा तो उसके चेहरे पर चालाकी वाली मुस्कान आ गई। यस मिस्टर भानुशाली, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाला था। कॉल उठाते ही नक्श ने अपने दादाजी से कहा, अच्छा नक्श बेटा, क्या तुम्हें अपने दादाजी की याद आई? जैसे ही यशवर्धन ने ये कहा वैसे ही नक्श ने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। मैं जानता हूं कि आपने भी मुझे किसी काम से ही कॉल किया है, उसी तरह मैं भी आपको काम से ही कॉल करने वाला था। नक्श की बात सुनकर यशवर्धन के चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो गई। अच्छा ठीक है, तो फिर काम की ही बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते से तुम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की कुर्सी पर बैठने वाले। उससे पहले मैंने आज एक खास इंसान से तुम्हारी मीटिंग फिक्स की है। एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार मिल लो। यशवर्धन ने कहा, ठीक है, मुझे किसी से भी मिलने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आपको मेरी 2 शर्तें और पूरी करनी होगी। पहली तो ये कि मुझे आज के आज किसी भी हाल में रेड डायमंड नेकलेस चाहिए, और दूसरी मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं। ये शर्त भी उतनी ही खास है और काम जल्दी हो जाना चाहिए। नक्श पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था और उसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर था, जो यशवर्धन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। नक्श, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी डिमांड्स बढ़ती जा रही है? अभी तो तुमने भानुशाली ग्रुप ज्वाइन भी नहीं किया है, पता नहीं ज्वाइन करने के बाद तुम क्या क्या करोगे। कड़क आवाज में यशवर्धन ने कहा, मेरी डिमांड्स बढ़ रही हैं? आपने भी तो ये मीटिंग किसी डिमांड को पूरी करने के लिए ही फिक्स की होगी। कम ऑन दादाजी, इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक। मैं आपको मेरी दूसरी शर्त व्हाट्सएप कर रहा हूं, जस्ट डू द नीडफुल। ये कहकर नक्श ने कॉल कट कर दिया था। तुम बहुत बड़े। इससे पहले कि यशवर्धन अपनी बात कह पाते, उन्हें बीप बीप की टोन सुनाई देने लगी। नक्श उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास करा रहा था और यशवर्धन उस एहसास में दबते हुए नजर आ रहे थे। फोन रखते ही नक्श ने देखा कि उसे व्हाट्सएप पर 3 मैसेज आए हुए हैं। एक उसके दादाजी का था और बाकी के दोनों उसकी बीवी अनिका के थे। अनिका ने उसे 10,000 रुपए भेजे थे और लिखा था, मॉल जाओ और जाकर कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को तुम्हारी वजह से और शर्मिंदा होना पड़े। जहां देखो भिखारियों की तरह रहते हो। दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी और पिछली बार नक्श की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा, इसलिए उसने नक्श को इस बार पहले ही पैसे भेज दिए, जिससे जावेरी खानदान और बाकी के गेस्ट्स के बीच नक्श को लेकर कोई बात ना हो, वरना चित्रा और अनिका को अपना मुंह बंद करना पड़ जाता है। ओ बेबी, अब तुम्हारे 10,000 रुपए भेजने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मन ही मन सोचते हुए नक्श ने अपनी दूसरी शर्त को यशवर्धन तक पहुंचा दिया। मैसेज करने के बाद नक्श ने अपना फोन जेब में रखा और सड़क के किनारे जाकर टैक्सी रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही एक टैक्सी आकर रुकी, वैसे ही नक्श उस टैक्सी में बैठा और टैक्सी ड्राइवर से बोला, गोल्डन डोमेन सोसाइटी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी सूरत की ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। इस सोसाइटी में 4 स्विमिंग पूल थे जिनका पब्लिक एक्सेस था और अमीरों के लिए अलग से पूल विला भी थे। कुछ पेंट हाउस थे, सारे घर बहुत ही शानदार थे और इस सोसाइटी से पूरे सूरत की खूबसूरती को नापा जा सकता था। दरअसल यही वो जगह थी जहां नक्श के दादाजी ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा था इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं। लेकिन जब नक्श वहां पहुंचा तो पूल विला के गार्डन में बैठे आदमी को देखकर उसका गुस्सा उबाल मारने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि जिस इंसान से वो मिलने आया है वो कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा दर्पण भानुशाली होगा। ये जानकर नक्श अपने चाचा से बिना मिले ही वहां से जाना चाहता था और नक्श ने तो अपने कदम भी मोड़ लिए थे, लेकिन तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज सुनाई। नक्श, पिछली बार मैं तुमसे लगभग 2.5 साल पहले मिला था। तुम पहले से काफी अच्छे और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। अब चूंकि दर्पण भानुशाली ने नक्श से बात करना शुरू कर दिया था, इसलिए नक्श किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। नक्श के कदम दर्पण भानुशाली की तरफ बढ़ने लगे थे। हालांकि नक्श ज्यादा बात नहीं करना चाहता था और अपने चाचा की शक्ल को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए उन्हें देखे बिना ही नक्श ने कहा, दर्पण काका, તમે સીધા पॉइंट पर आओ ने।
बताइए कि भानुशाली फैमिली को मुझसे क्या चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपसे बात करके मैं डर कर भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ बनने से मना कर दूंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, कोई डाउट मत रखना। दर्पण भानुशाली के सामने अपनी दो टूक बात रखने के बाद नक्श के कदम गार्डन से होते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन इससे पहले कि नक्श दरवाजे तक पहुंचता, दो हट्टे कट्टे गार्ड उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन दो हट्टे कट्टे गार्ड्स को देखकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई और इसी मुस्कान को बरकरार रखते हुए उसने अपने चाचा की तरफ देखा और कहा, आपको पता है ना कि आप मुझे ज्यादा परेशान करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। चाहे आपने जिस भी मकसद से मुझे यहाँ बुलाया हो, ये मत भूलिए कि मेरे पास खेतान एंटरप्राइजेस के शेयर्स हैं, जिनको खरीदने के लिए आपने और दादाजी ने मेरे पापा को मना कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन आज वही शेयर्स आपकी भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज को बचाने वाले हैं। और अगर मुझे कुछ हो गया तो जो आप चाहते हैं वो फिर आपके लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप फिजूल की कोशिश ना करें तो ही ठीक है। भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरे गुजरात का एक बड़ा नाम था। छोटे से बड़ा हर बिजनेसमैन को भानुशाली ग्रुप की सारी जानकारी थी। 4 साल पहले मार्केट में उन्हें कंपटीशन देने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय भानुशाली ग्रुप के सीईओ नक्श के पिता यानी जितेन भाई भानुशाली थे। जितेन भाई को बिजनेस की सारी ABCD पता थी और यही वजह थी कि उन्होंने खेतान एंटरप्राइजेस के 40% शेयर खरीद लिए। उन्हें पता था कि आगे का मार्केट कैसी करवट लेगा और वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन ये बात दर्पण भानुशाली और यशवर्धन भानुशाली को पसंद नहीं आई और बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों ने मिलकर जितेन भाई भानुशाली को भानुशाली ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जितेन भाई के जाने के बाद नक्श के चाचा दर्पण भानुशाली ने भानुशाली ग्रुप के सीईओ की कुर्सी संभाली, लेकिन वो अपनी कंपनी को संभाल पाने में पूरी तरह से फेल हो गए। अब उन्हें डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए था। और जब उन्हें पता चला कि जितेन भाई के खरीदे वो शेयर्स आज मार्केट में तहलका मचा चुके हैं, तब भानुशाली खानदान को नक्श की याद आई। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नक्श के अंदर ये पावरफुल चेंजेस क्यों और कैसे आ रहे हैं। जी हाँ, नक्श के दोनों हाथ घी में जो है और अभी नक्श से कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता है। नक्श की बात सुनकर उसके चाचा दर्पण एकदम शॉक्ड रह गए थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि नक्श को खेतान एंटरप्राइजेस के बारे में सब कुछ पता हो। वो नक्श को कच्चा नींबू समझ रहे थे और नक्श निकला पका हुआ बादाम। अब उनके पास नक्श से उलझने के लिए कोई वजह नहीं। अपने दोनों गार्ड्स को इशारा करते हुए उन्होंने नक्श के रास्ते से हटने के लिए कहा और जैसे ही वो दोनों गार्ड हटे, वैसे ही नक्श के कदम उस पूल विला से बाहर की तरफ बढ़ने लगे थे। गोल्डन डोमेन सोसाइटी से बाहर आने के बाद जब नक्श ने अपना फोन चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर उसके एक दोस्त का मैसेज था, जिसमें लिखा था, अबे तू कहाँ रह गया, आ रहा है ना, लेट मत कर। आखिर नक्श कहाँ जाने वाला था? नक्श के किस दोस्त की एंट्री होने वाली है? क्या नक्श आज जावेरी खानदान का फैमिली डिनर अटेंड नहीं करेगा? अगर नहीं तो उसके बाद अनिका और चित्रा का क्या रिएक्शन होगा? अगर हाँ तो उस डिनर पार्टी में क्या होगा? क्या यशवर्धन नक्श की रेयर डायमंड नेकलेस वाली शर्त को पूरा करेंगे? नक्श की दूसरी शर्त का क्या होगी? नक्श की दूसरी शर्त, क्या नक्श के चाचा नक्श को ऐसे ही सीईओ बनने देंगे या फिर वो उनकी चाल को समझ नहीं पा रहा है? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM।